नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर आयोजित हुआ था। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का कनिष्ठ सहायक का जो पेपर आयोजित हुआ है उसकी जो सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट की आंसर की को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। और इस आंसर की में मैंने आप लोगों के लिए तमाम वो प्रश्न लिए हैं जो स्मृति आधारित, यानी स्टूडेंट ने मुझे जो प्रश्न बताए हैं उन्हीं के आधार पर मैं आपको इन प्रश्नों के आंसर कर रहा हूं। यदि आपको लगता है कि आपका कोई प्रश्न छूट गया है तो आप लोग उसको कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को उस प्रश्न का आंसर भी उपलब्ध करवाया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उन तमाम प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, पहला प्रश्न था, पालर पानी से क्या आशय है। पालर पानी का आशय होता है राजस्थान में जो वर्षा का जल होता है, राजस्थान में वर्षा का जो जल होता है उसको कहा जाता है पालर पानी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विधानसभा सीटें 184 से बढ़ाकर 200 कौन सी विधानसभा में की गई। तो ये प्रश्न, यानी वर्तमान जो संख्या हमारी राजस्थान विधानसभा की है वो है 200 सदस्य संख्या। तो ये संख्या कब की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान की जो छठी विधानसभा थी, छठी विधानसभा में 184 से संख्या बढ़ा के और 200 की गई। यदि हम लोग बात करें राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या की, तो पहली विधानसभा जो थी उसमें राजस्थान में विधानसभा में सीटों की संख्या थी 160। दूसरी विधानसभा में इसको बढ़ा के कर दिया गया 176, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा का विलय हो गया था। और तीसरी विधानसभा में, चौथी विधानसभा में इसको बढ़ा के कर दिया गया था 184। तो पहली में 160, दूसरी में 176, तीसरी में 184। और हम लोगों से पूछा था कि 200 कब की गई, तो आंसर हो जाएगा छठी विधानसभा में। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इससे रिलेटेड अनुच्छेद पूछा था। तो इससे रिलेटेड अनुच्छेद जो है वो है आपका अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, कपड़े पर चित्र बनाना, यानी ये किससे संबंधित है। ये आपका पिछवाई कला से संबंधित है। इससे संबंधित कला कौन सी है, पिछवाई कला। और पिछवाई कला कहाँ की फेमस है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे नाथ द्वारा राजसमंद। अगला प्रश्न था, राजस्थान के एकीकरण के सातवें चरण में कौन सी रियासत सम्मिलित थी। यानी एकीकरण का जो 7वां चरण था उस 7वें चरण में राजस्थान की कौन सी रियासत को सम्मिलित किया गया। तो ध्यान रखना, एकीकरण के 7वें चरण में हमने सिरोही का कुछ भाग लगाया था राजस्थान के साथ, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश जो था अजमेर मेरवाड़ा, इसका भी विलय किया गया था राजस्थान के साथ। आगे बात करते हैं, राजस्थान में लोकायुक्त पद को कब स्वीकृति मिली। तो लोकायुक्त पद को राजस्थान में स्वीकृति मिली थी 1973 में, 1973 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा का उल्लेख, राज्य विधानसभा, ये शायद प्रश्न था राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168 से लगाकर अनुच्छेद 212 तक। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं रहे। ये 4 ऑप्शन थे आपके सामने, इंद्रजीत खन्ना, कांता कुमारी, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रजीत खन्ना इसके अध्यक्ष नहीं रहे, कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद और नगेंद्र कुमार जैन, ये तीनों के तीनों इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, तेल डालकर किसे जिंदा जला दिया गया। तो तेल डालकर किसे जिंदा जला दिया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा। और इनका संबंध राजस्थान की जैसलमेर रियासत से, आगे बात करते हैं, 1857 की क्रांति में
बेगम हजरत महल का संबंध कहाँ से था? तो ये मूलतः अवध की थी, लेकिन क्रांति में इनने लखनऊ क्रांति में इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे लखनऊ का। अगला प्रश्न है, राज प्रमुख पद से राज्यपाल पद कब लागू किया गया? यानी राजस्थान में पहले राज प्रमुख पद हुआ करता था, तो राज प्रमुख पद जो है उसका पद नाम परिवर्तित करके राज्यपाल पद राजस्थान में कब किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो इसमें शायद सन का पूछा हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1956। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे को अपनी संपत्ति किसने दान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हमारे बीकानेर के अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि अमरचंद भाटिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था, पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसके लेखक है विष्णु शर्मा। अब ये शायद ऑप्शन में नहीं था, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका डिलीट होना चाहिए। अगला प्रश्न, मरुस्थलीकरण का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है अतिचारण, दूसरा ऑप्शन है वनों की कटाई, और तीसरा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों के तीनों कारण आपके राजस्थान में मरुस्थलीकरण के विस्तार को बढ़ावा देने वाले हैं। तो ऐसे में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण के उपाय कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन था राज्य सरकार द्वारा त्वरित कदम उठाना, यानी मरुस्थलीकरण का जो विस्तार हो रहा है उसके लिए राज्य सरकार द्वारा त्वरित कदम उठाना। दूसरा ऑप्शन था राज्य सरकार द्वारा लंबी योजनाएं, यानी दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण करना। तीसरा है ए व बे दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए व बे दोनों। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? ये जो प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान की जो पुरानी संभागीय व्यवस्था थी, यानी जब राजस्थान में 7 ही संभाग थे, नवीन गठन से पहले राजस्थान में जब 7 संभाग थे, उनसे रिलेटेड ये प्रश्न था। ऑप्शन थे अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग और चित्तौड़ संभाग। हमें क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग बताना था, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर संभाग। अगले प्रश्न की यदि हम लोग बात करें, तो अगला प्रश्न था, राजस्थान में खस घास कहाँ पाई जाती है? खस घास, जिसको हम लोग सुगंधित घास भी बोलते हैं और पोमरेजा के नाम से जाना जाता है, तो खस घास जो है ये राजस्थान के भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में पाई जाती है। तो भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें ये घास पाई जाती है। अगला प्रश्न, अलसी उत्पादक जिले, यानी जिलों के युग्म दे रखे थे, तो राजस्थान में सर्वाधिक अलसी का उत्पादन जो होता है वो हाड़ौती संभाग में होता है। कौन से संभाग में? हाड़ौती जो क्षेत्र है उसमें होता है। हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत हमारा कोटा संभाग आता है, कोटा संभाग। और कोटा संभाग में यदि हम लोग जिलों की बात करें तो 12 बूंदी, कोटा और झालावाड़ ये ज़िले हैं जिनमें अलसी का उत्पादन होता है। तो जिस ऑप्शन में आपका 12 बूंदी, कोटा और झालावाड़ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का विकास किस शताब्दी में हुआ? यानी हम लोगों से शताब्दी पूछा हुआ था। अब राजस्थानी भाषा के विकास की यदि हम लोग बात करें तो राजस्थानी भाषा का विकास स्वतंत्र रूप से राजस्थानी भाषा का विकास 16वीं सदी में हो गया था। कौन सी सदी में हो गया था? 16वीं सदी में हो गया था, और 17वीं सदी के अंत तक आते यानी 17वीं शताब्दी के अंत तक, या यूँ बोले 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में पूर्ण विकास हो चुका था। राजस्थानी भाषा का
पूर्ण विकास हो चुका था। अब यदि प्रश्न आप लोगों से ये पूछा गया है कि राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास कब हुआ, तब तो हमारा आंसर होगा 16वीं शताब्दी। लेकिन यदि आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि राजस्थानी भाषा का पूर्ण विकास कब हुआ, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी जो थी उसके आपके पूर्वार्ध में, या 17वीं अगर ऑप्शन में था तो 17वीं शताब्दी के अंत में। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये प्रश्न ये था कि राजस्थान का स्वतंत्र भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा का विकास किस शताब्दी में हुआ, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किस शताब्दी में हुई? तो मेहरानगढ़ दुर्ग आपका चिड़ियाटूंग की पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है और ये दुर्ग बना था 1459 ईस्वी। 1459 ईस्वी। अब देखो 1459 ईस्वी है, हमें पूछा शताब्दी, तो ये 1459 कौन सी शताब्दी में आएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी। क्यों? क्योंकि 1401 से लगा के और 1499 तक जो 1500 तक जो शताब्दी चली थी वो आपकी 15वीं शताब्दी थी। तो ऑप्शन जिसमें आपका 15वीं शताब्दी दे रखा था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? मेजा बांध बताना था, ये तो आरपीसी बार बार पूछती रहती है मेजा बांध से रिलेटेड प्रश्न। तो मेजा बांध आपका कोठारी नदी पर स्थित है, कोठारी नदी, और कोठारी नदी आपकी बनास की सहायक नदी है। और मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा ज़िले में बना हुआ है। कौन सा ज़िला? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे भीलवाड़ा ज़िला में। कौन सा बांध? मेजा बांध। नदी कौन सी? कोठारी। अगला प्रश्न, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई, यानी राजस्थान पाकिस्तान के साथ, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ साझा करता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ राजस्थान के द्वारा जो सीमा रेखा बनाई जाती है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पश्चिमी मरुस्थल, यानी ये आपका मरुस्थल हो जाएगा, थार का मरुस्थल बोल सकते हो आप। थार का मरुस्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित है? और हम लोगों को अच्छे से पता है कि राजस्थान में एक ही पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में यदि हम लोग बात करें राजस्थान के मैप में, तो राजस्थान के मैप में यदि हम इसको देखें तो ये आपका राजस्थान का मैप, और इसमें यदि हम लोग देखें तो ये आपकी अरावली, और इस अरावली के इधर ये आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल, ये आपकी अरावली। तो हम लोगों से प्रश्न यही पूछा गया था कि अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थल बोल दो, चाहे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बोल दो, तो आंसर हो जाएगा हमारा अरावली। अगला प्रश्न है, राज्य महिला आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। अब देखो इसमें यदि हम लोग बात करें राज्य महिला आयोग की, तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्षों की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो अध्यक्ष रही थी उनका नाम था कांता कथूरिया। कांता कथूरिया। आयोगों से रिलेटेड बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। कांता कथूरिया, फिर इनके बाद पवन सुराणा, फिर तारा भंडारी के बाद यदि हम लोग बात करें तो लाड कुमारी जैन, फिर यदि हम लोग बात करें तो सुमन शर्मा, और वर्तमान में कौन है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे रेहाना रियाज चिश्ती। इन अध्यक्षों में ये तो आपके वो अध्यक्ष थे जो महिला आयोग के स्थायी अध्यक्ष थे। यदि हम लोग कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें तो एक मीरा महर्षि और सरिता सिंह, ये दो कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुकी है। तो अब इन दोनों में से जो आपका ऑप्शन था, मीरा महर्षि था तो ऑप्शन हो जाएगा आपका मीरा महर्षि, और सरिता सिंह था तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सरिता सिंह। अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? तो यहाँ पे आपको 4 तथ्य दे रखे थे, और उन 4 तथ्यों में से जो सही तथ्य था वो आपका था कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग क्यों है? क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद
243 निर्वाचन आयोग पूछा है, के में होगा। अनुच्छेद 243 के में उल्लेख मिलता है हमें किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का। तो ये आपका पूछा गया था सही तथ्य से रिलेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये एक संवैधानिक आयोग है। अगला प्रश्न था भारत में उदारीकरण लाने का कारण। भारत में हम लोग उदारीकरण क्यों लाए थे? तो उस समय भारत में आर्थिक जो मंदी चल रही थी, जिसको हम लोग वित्तीय संकट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में वित्तीय संकट था, तो हमारा सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा भारत में उस समय जो वित्तीय संकट चल रहा था उससे भारत को उबारने के लिए हम लोग एलपीजी लेके आए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी की पॉलिसी हम लोग लेके आए थे। उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, और उस समय इनके वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये नीति लेके आए थे कौन सी? एलपीजी की। और एलपीजी लिबरलाइजेशन जिसका मतलब होता है उदारीकरण, और उदारीकरण हम लेके आए थे किससे निपटने के लिए? वित्तीय संकट से निपटने के लिए। अगला प्रश्न, राजस्थान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जोधपुर रियासत। कौन सी रियासत थी? जोधपुर रियासत। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने राज्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड। प्रश्न पूछा गया था राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित असत्य तथ्य बताना था कि कौन सा तथ्य जो है वो असत्य है। देखो पीछे आपको प्रश्न जो पूछा गया था उसमें आप लोगों से सत्य तथ्य पूछा गया था, यानी कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पूछा गया था असत्य कथन। तो असत्य कथन इसमें था कि इसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य राज्य सूचना आयोग में होते हैं। इसलिए ये कथन आपका इससे रिलेटेड गलत हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न था राजस्थान में पंचायतों के प्रथम बार चुनाव कब आयोजित हुए? राजस्थान में पंचायतों के लिए, ग्राम पंचायतें जो है इनके लिए पहली बार चुनाव कब आयोजित हुए थे? अब ऑप्शन जो उसमें दे रखे थे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा 1960। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या होगा? 1960। लेकिन यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग के बनने के बाद, राज्य निर्वाचन आयोग के बनने के बाद प्रथम बार चुनाव कब हुए, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 1995। लेकिन 1995 ऑप्शन में नहीं था। प्रश्न सीधा सा यही पूछा हुआ था कि ग्राम पंचायतों के लिए प्रथम बार चुनाव कब संपन्न हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? राजस्थान की हिस्सेदारी पूछ ली थी, और ये आपका राजस्थान ज्योग्राफी में यदि हम लोग बात करें सिंचाई परियोजनाओं की तो उससे रिलेटेड प्रश्न था। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो थी इसमें 3 राज्यों का हिस्सा है। कौन कौन से 3 राज्य? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो आपकी 15.2% है। तो अब ऑप्शन में आपका 15.2 या 15 आप ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग। हालांकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं दे रखा था, क्योंकि आयोग आपके 3 ही दे रखे थे और तीनों आयोगों पे प्रश्न आ गए। मानवाधिकार आयोग दे रखा था, महिला आयोग दे रखा था और चुनाव आयोग दे रखा था, और इन तीनों पे प्रश्न आ गए थे। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रश्न हालांकि सिलेबस में नहीं था, फिर भी पूछा हुआ है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे DS तिवारी जो थे ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न था पर्यावरण प्रेमी संत के नाम से किसको जाना जाता है? यानी राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जो पर्यावरण प्रेमी थे? तो आंसर हो जाएगा आपका जाम्बोजी, संत जाम्बोजी। तो जाम्बोजी जिस ऑप्शन में था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जोहड़ का उपयोग। देखो जोहड़ की यदि हम लोग बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कुएं जो होते हैं इनको हम लोग जोहड़ के नाम से जानते हैं। और
मुख्य रूप से कुओं का उपयोग जो है हम लोग कृषि सिंचाई में करते हैं। तो जिस ऑप्शन में आपका कृषि सिंचाई था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये केवल और केवल स्मृति पर आधारित है। स्टूडेंट ने मुझे जो प्रश्न बताए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आंसर करने का प्रयास कर रहा हूँ और जिस अकॉर्डिंग प्रश्न बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो उसका सही आंसर हो सकता है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न था, एक तरफ आपको आंदोलन दे रखे और दूसरी तरफ उससे संबंधित नेता दे रखा है। पहला आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये बिजोजिया नहीं, बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे विजय सिंह पतित, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है बेंगू किसान आंदोलन और इससे रामनारायण चौधरी संबंधित थे। तीसरा है बूंदी और बूंदी में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे नैनूराम शर्मा। इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन तो आपके सही है। चौथा ऑप्शन था बीकानेर किसान आंदोलन और यहाँ आपको ऑप्शन दे रखा है नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी तो राजस्थान प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बीकानेर जो किसान आंदोलन था उससे नरोत्तम लाल जोशी संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न था आपका इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, मंगलम सिंचाई परियोजना का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के केरल राज्य से। भारत का कौन सा राज्य? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे केरल राज्य। अगला प्रश्न था गारो, खासी और जैंतिया। ये गारो खासी जनजातियाँ, जैंतिया नहीं जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेघालय, क्योंकि मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ। वहाँ पर जो जनजातियाँ निवास करती है उनमें एक तो गारो जनजाति निवास करती है, एक खासी निवास करती है और एक जैंतिया जनजाति निवास करती है। उन्हीं के आधार पर इन पहाड़ियों के नाम गारो, खासी और जैंतिया रखे गए हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। और अगला प्रश्न था राजस्थान में यूरेनियम के भंडार। तो राजस्थान में यूरेनियम के भंडारों की यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान में मुख्य रूप से यूरेनियम जो है उसके नवीनतम भंडार एक तो आपके सीकर ज़िले में। कौन सा ज़िला? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे सीकर ज़िला। सीकर ज़िले में कहाँ पे? सीकर में आपका रोहिला क्षेत्र पड़ता है, रोहिला। फिर डेगाना नागौर में भी मिले हैं, डेगाना नागौर। इसके अलावा उमरा उदयपुर, उमरा उदयपुर। अब इसमें से स्टूडेंट बता रहे हैं कि ऑप्शन में उदयपुर था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उमरा उदयपुर। ऑप्शन नंबर जहाँ पर भी आपको उदयपुर दे रखा था वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आज राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जो पेपर आयोजित हुआ था इसके पेपर की आपकी आंसर की है। और जितने भी प्रश्न मुझे स्टूडेंट्स ने बताए हैं मैंने प्रयास किया है आपको उन प्रश्नों के आंसर उपलब्ध करवाने के। यदि आप लोगों को लगता है इनके अलावा भी आपके कोई प्रश्न बच गए जिनका आंसर इसमें नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को डाल दीजिए। आप लोगों के लिए उन प्रश्नों के आंसर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दे दें। धन्यवाद। आप यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।